वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया था। ये कुछ नया आप देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसमें क्या कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, जैसे आपका प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सिक्वेंट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की 4 स्टेजेस हैं। उनको पूरी तरीके से उनके स्टेप्स को देखेंगे, उनके पूरे डिटेल में देखेंगे, क्योंकि बिना इसके आप कर ही नहीं सकते कंपनी का फॉर्मेशन। बिना इसके आपका बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 अधूरा है। ठीक है, उसके अलावा हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स और प्रॉस्पेक्टस। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये फ्यूचर में भी आपके काम आने वाला है। बिना इसके आप आगे चल के फिर ग्रेजुएशन वगैरह में फिर से ये चीज़ें दोबारा पढ़ी जाती हैं। तो इसलिए अभी पढ़ लीजिए, बाद के पढ़ाई से थोड़ा सा आराम मिल जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हम अपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेके चल रहे हैं, जिसमें आपका हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। जितने फॉर्म्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी को सब कुछ कर लिया है। ये वीडियो हमारा आखिरी वीडियो है इस पूरे सीरीज का। चीज़ों को मैंने एक एक पार्ट में एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसीलिए थोड़े वीडियोस ज़्यादा नंबर ऑफ हो गए, क्योंकि उसका जो कंटेंट है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्रीफ है, और शॉर्टेज जो टाइम का है वो मैंने बहुत कम रखा है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में जनरली बच्चे बोर हो जाते हैं। तो मैंने 10 से 15 मिनट, 10 से 12 मिनट का एवरेज रखा है एक वीडियो का। इसलिए नंबर ऑफ वीडियोस थोड़े से ज़्यादा हैं, बट अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है। अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसमें सबसे पहला होता है आपका प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज करता कौन है? तो यहाँ होते हैं प्रमोटर। कौन होता है? प्रमोटर्स। अब प्रमोटर्स कौन होते हैं भैया? प्रमोटर वो व्यक्ति होते हैं, ये या फिर कोई सिंगल आदमी भी हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, या प्रमोटर्स की अपनी कंपनी भी होती है, जिनका मेन काम क्या होता है? किसी भी कंपनी के इनिशियल स्टेज को प्रमोट करना, कंपनीज को स्टार्ट करना, कंपनीज को आगे लेके चलना। प्रमोटर्स का मेन काम यही होता है। ठीक है, ये सिंगल भी हो सकते हैं, सिंगल पर्सन, ये ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, और ये कोई कंपनी भी हो सकती है। जैसे कोई फॉर एग्जांपल, मैं अपने यूट्यूब चैनल का खुद ही प्रमोटर हूँ, मतलब मैंने इसको स्टैब्लिश किया है, मैंने इसको आगे लेके चल रहा हूँ, मेरा ही सब कुछ आइडिया था, तो मैं खुद ही प्रमोटर हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे बिजनेस है जिसके वो प्रमोटर भी खुद हैं। अदरवाइज बेसिकली बड़े कंपनीज वाले क्या करते हैं? प्रमोटर्स को हायर करते हैं, जो पहले ही कई सारी कंपनीज खुलवा चुके हैं। उनके पास क्या रहता है? बहुत अच्छा आइडिया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको यहाँ पे काम आ जाता है। अब इसके कुछ अपने स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखिए, मैंने सारे फॉर्मेशन के स्टेजेस को और उसके स्टेप्स को एक ही जगह पर लिख दिया है, ताकि आपको बार बार पेज पलटने की जरूरत ना पड़े। आप एक जगह से लेके पूरा लिख लीजिए, एक ही जगह आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। कॉपी में लिखते टाइम थोड़ा थोड़ा गैप छोड़िएगा बीच बीच में। जैसे ये लिखने के बाद थोड़ा गैप छोड़ देंगे, तो जो एक्सप्लेनेशन हम देंगे, वो उस एक्सप्लेनेशन में से अगर कुछ आपको इंपॉर्टेंट नोट करना हो तो आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में आप जगह छोड़ दीजिएगा, पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या होता है कि प्रमोशन स्टार्ट ही वहीं से होता है कि पहले हमको ये तो जानना होगा ना कौन सा बिजनेस खोलना है। आइदर वी वांट टू ओपन अ शू बिजनेस, वी वांट टू ओपन अ बैग बिजनेस। किस टाइप का बिजनेस खोलना है? टेक्सटाइल में जाना है, कॉस्मेटिक में जाना है, या प्लास्टिक इंडस्ट्री में जाना है, या वाटर, किस में जाना है? तो वो आप अपॉर्चुनिटी देखिए कि मार्केट में किसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और किसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, जिसमें आपका कॉस्ट कम हो और उसकी मार्केट डिमांड बहुत हाई हो। ठीक है, वैसा आप देखते हैं, ये प्रमोटर देखते हैं। फिर फिजिबिलिटी स्टडीज। देखिए, एक बार जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो आप उससे रिलेटेड फिजिबिलिटी स्टडीज करेंगे। इसमें 3 टाइप के स्टडीज होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक एफ मतलब फाइनेंशियल, टी मतलब टेक्निकल और ई मतलब इकोनॉमिकल। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, जब नोट लिखिएगा तो उसमें बकायदे नोट कर लीजिएगा। फाइनेंशियल, टेक्निकल और इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मतलब कितना पैसा लगेगा, पैसे के रिक्वायरमेंट को देखना। टेक्निकल मतलब कौन कौन से मशीन्स लगेंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, वो कहाँ मिलेंगे। ये सब भी तो जरूरी है, ऐसी थोड़ी इंडस्ट्री खुल जाती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। और इकोनॉमिक मतलब उसका इकोनॉमिक एडवांटेज क्या होगा इकोनॉमी पे, क्या उसमें क्या टैक्सेशन पॉलिसीज लगेंगी, गवर्नमेंट के क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो सब कुछ हम इसमें देखते हैं। फिर आता है आपका नेम अप्रूवल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना नाम के तो कोई इंसान भी नहीं है ना कोई कंपनी। तो कंपनी जब भी खुलती है, नाम उसका होता है। तो नाम आप लिखते हैं, 3 नाम का सेट होता है। ठीक है, कितने नाम का? 3 नाम आप अपने पसंद का चॉइस करेंगे। उसके बाद तीनों नामों को आप भेजते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। अब वो क्या करेगा? वो इन तीनों नामों में से अपने रजिस्टर में चेक करेगा, तो क्या इससे इस
इन तीनों में से किसी नाम से कोई प्रीवियस कंपनी चल रही है कि नहीं। अगर चल रही है तो आपको कैंसिल कर देगा तीनों, फिर आपको वापस भेजेगा लेटर, तब आप फिर 3 नाम का सेट बना के फिर उसके पास भेजते हैं। तो ऐसे करके प्रोसेस चलता है जब तक कि आपको एक बढ़िया कंपनी का नाम ना मिल जाए। फिर फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू एमओए। एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसको चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उस पर साइन कौन करेगा, क्योंकि उस पर साइन वही करते हैं जो एक्चुअल मालिक होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स हो गए या ओनर हो गया, वो लोग उस पर साइन करते हैं, तो उनको भी फिक्स करना काम प्रमोटर का ही होता है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब यहाँ प्रोफेशनल्स कौन होंगे, यहाँ प्रोफेशनल्स होंगे बैंकर हो गए, आपके ऑडिटर हो गए, मतलब ऑडिटर का भी अपॉइंटमेंट होगा ना बीच बीच में चेक करने के लिए। ऑडिटर, बैंकर, जो भी चीजें होती हैं, जो भी लोग हैं, इनका अपॉइंटमेंट करना भी प्रमोटर का ही काम है। और आखिरी होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो बहुत सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है। बेसिकली आपके पास 3 होते हैं, MOA, AOA और P। इसका मतलब हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, अब बढ़ते हैं इनकॉर्पोरेशन के पे। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करना। सिंपल, इनकॉर्पोरेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन करना। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे पहला है एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले तो आप अप्लाई करेंगे इनकॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब ये डॉक्यूमेंट्स आप भरेंगे भाई, आर्टिकल, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, प्रॉस्पेक्टस या डिक्लेरेशन जो होता है डायरेक्टर्स का, ये सब आपको भरवाना पड़ेगा। कि मेमोरेंडम के जो भी क्लॉजेज होते हैं, 5-6 क्लॉजेस है उसमें, आर्टिकल्स में क्या क्या है, आपका नेम, रजिस्ट्रेशन, बहुत सारा उसमें होता है, रूल्स रेगुलेशन कई सारे उसमें होते हैं, वो सब आप भरेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, पेमेंट ऑफ फीस। उसकी एक प्रिस्क्राइब्ड फीस है, वो आपसे ऑलरेडी आपको पता होगी। फीस आप भरेंगे। फिर आपका होता है रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, सब कुछ ओके रहा तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर देता है, और फिर आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो प्राइवेट कंपनी अगर है तो इन दोनों स्टेप के बाद प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस खोल सकती है। उसको आगे नहीं जाना है, क्योंकि उसको पब्लिक से पैसा तो लेना नहीं है, तो वो आगे चल सकती है। जैसे प्राइवेट पब्लिक का डिफरेंस हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो वो चल सकती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है किसे, पब्लिक कंपनी, क्योंकि उसको लेना है पब्लिक से पैसा। तो वो आता है फिर स्टेप नंबर 4 पे, जो कि है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी कैपिटल को सब्सक्राइब कराना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बेसिकली हम मांगते हैं कैपिटल, और अपने कैपिटल में शेयर्स वगैरह का जो प्रोसेस होता है उसको देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पे है सेबी अप्रूवल, सबसे पहले, क्योंकि आप जहाँ शेयर्स की बात करेंगे, डिवेंचर्स की बात करेंगे, आप तुरंत सेबी के दायरे में आ गए। सेबी क्या होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिपेंडेंट, जो क्या करता है, चेक करता है कि कहीं आप जो इन्वेस्टर्स हैं, कहीं उनके साथ कोई ऊंच नीच ना हो। वो इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम सेबी का होता है। तो ये इनके यहाँ पहले आपको इससे अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम शेयर्स इशू करने जा रहे हैं। वो भी सारा कुछ देखेगा, सब कुछ ओके रहा, आपको परमिशन दे देगा। उसके बाद क्या है, फिलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। शेयर इशू करने से पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉस्पेक्टस नहीं है तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस को इशू करना पड़ता है। ये दो में से कोई एक तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप शेयर इशू नहीं कर सकते। ठीक है, वो मिनिमम प्रोसीजर ही है। उसके बाद आप प्रोस्पेक्टस के बाद तब आप शेयर इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस होता क्या है, प्रोस्पेक्टस जनरली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके कंपनी के पूरे डिटेल होते हैं, कौन डायरेक्टर है, कंपनी कब फॉर्म हुई है, इसका बैलेंस शीट वगैरह। अगर पुरानी कंपनी है तो नहीं है तो फिर इसका क्या प्रोस्पेक्टस है, क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये सारा कुछ रहता है। फिर आपका अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स। भाई आपके शेयर से पैसे जो आपको मिलने वाले हैं वो कहाँ रखाएंगे, किसी बैंक में रखाएंगे, तो उस बैंक का बैंकर आपको अपॉइंट करना होगा कि भाई अकाउंट आपको देना होगा उस बैंक का। उसके बाद ब्रोकर, ब्रोकर वो होते हैं जो आपके शेयर्स बिकवाने में हेल्प करते हैं। ब्रोकर अंडर राइटर सेम होता है, पर अंडर राइटर अपने रिस्क पे आपका काम करता है, ब्रोकर रिस्क नहीं लेता। वो आपसे शेयर लेगा, जितना बिका बिका, बाकी आपको वापस कर देगा। अंडर राइटर क्या होता है, शेयर लेगा, जितना बिकेगा वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कितना हम बेचेंगे ही बेचेंगे, नहीं बिकेगा तो वो खुद रखेगा, लेकिन आपको पूरा पैसा जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको दे देगा। ठीक है, उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जितना शेयर इशू करते हैं कंपनी, जितना इशू करके उसका 90% आपका सब्सक्राइब हो जाना चाहिए टिल द लास्ट डेट ऑफ अलॉटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कहीं भी पढ़िए, कॉमर्स से जुड़े रहेंगे, जहां भी जाएंगे, जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे, ये पूछता है व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मतलब जितना शेयर इशू किया गया है उसका 90% वैल्यू आपको मिल जाना चाहिए वापस।
टिल द लास्ट डेट ऑफ अलॉटमेंट का लास्ट डेट के पहले पहले तक सारा मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला तो आपने जितना भी पैसा लिया है, मान लीजिए आपका 89% हुआ, तो 89% मनी फिर आप वापस करेंगे उन सब शेयर होल्डर्स को। अगर आप लेट करते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये बहुत बहुत खतरनाक टाइप का ये एक स्टेप होता है जिसको फॉलो करना बहुत ही मैंडेटरी है। तो ये हो गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन। फिर होता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब किस स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेड करना चाहते हैं? जैसे आपके पास बेसिकली दो बहुत नेशनल लेवल के हैं, आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उन दोनों में से आप किसको प्रेफर करना चाहते हैं वो यहाँ पे होगा। उसके बाद है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फिर आपके शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाता है, मतलब आपके शेयर जो भी शेयर होल्डर जो भी अप्लाई किए उनको शेयर्स मिल जाता है। अभी आप रिसेंट में सुन रहे होंगे आईपीओ वगैरह, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बहुत ज़्यादा उस पर लोग वो कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं आईपीओ में। तो उसमें फ़ायदा भी है क्योंकि लिस्टिंग गेन मिल जाता है उसको, ठीक है। और चौथा स्टेप आपका होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब अब आपको बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ ज़्यादा कुछ होता नहीं, मेन प्रोसीजर प्रमोशन में होता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन में होता है, इनकॉर्पोरेशन में भी कम होता है। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो केवल सर्टिफिकेट देना होता है, बस साइन करिए सर्टिफिकेट ले जाइए। अब यहाँ पे क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव, ये देखिए यहाँ भी लिख दिया है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ होगा तो कंपनी का फॉर्मेशन वहीं रुक जाता है, फिर आप वापस से फॉर्मेशन पे आएंगे, मतलब फिर पूरा प्रोसीजर शुरू से करना पड़ेगा, इसीलिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, डायरेक्टर्स पेड इन कैश ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जो डायरेक्टर्स आपके हैं, जो भी डायरेक्टर आप यहाँ जिनको आप बनाए थे, कहाँ गए, फिलिंग अप ऑफ सिग्नेटरीज, जो भी सिग्नेचर किए हैं डायरेक्टर्स वही डायरेक्टर हो गए। उन्होंने जो भी शेयर वो लिए हैं, डायरेक्टर्स को भी शेयर लेना पड़ता है भाई, ये बहुत ज़रूरी है। प्रमोटर्स भी शेयर खरीदते हैं, तो डायरेक्टर जो शेयर लिए हैं वो कैश में पैसा देंगे, तो दिए हैं कि नहीं ये चेक होगा यहाँ, ठीक है। फिर है स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन आता है कंपनीज एक्ट 2013 की तरफ से, उस पर सारे डायरेक्टर जो होंगे, अगर एक है तो ठीक है, दो है, जितने भी होंगे वो लोग साइन करेंगे उसको। साइन बाय द डायरेक्टर्स लिखा है ना, स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन जो होगा वो साइन करेंगे डायरेक्टर्स। और उसके बाद आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट का मतलब ही होता है स्टार्ट करना, यानी अब आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी होगा तो चारों स्टेप फॉलो करेगा, प्राइवेट कंपनी होगा इनकॉर्पोरेशन के बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में, उसको देखने का। इसमें तीन मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, जिसको MOA के नाम से जाना जाता है। दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA। और तीसरा होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जो शेयर्स इशू करते टाइम इशू किया जाता है। तो अब हमें समझना ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और उसके कंटेंट्स क्या है। तो मैंने सबके कंटेंट लिख दिए हैं, आप चाहें तो जैसे मैंने यहाँ जगह छोड़ा वैसे आप जगह छोड़ छोड़ के लिखें, ताकि आप जो भी चीज़ें ऐड ऑन करनी हो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट का, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लें फिर शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, सबसे मेन डॉक्यूमेंट इसी को माना जाता है। इसी को चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। कई बार वन वर्ड में पूछा जाता है विच डॉक्यूमेंट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी, तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि इसके अपने कुछ कंटेंट कुछ क्लॉजेस हैं, जिसमें आपके पास टोटल 5 क्लॉजेस होते हैं। अब वो क्या है वो देखिए। सबसे पहला तो आपका है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या होता है, कंपनी का नाम, जो कंपनी का नाम हम भेजते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम में, जब प्रमोशन कर रहे थे तो भेजे थे ना नाम, वो कंपनी का नाम यहाँ क्लॉज में भी लिखा रहता है। और वो नाम जो है सिमिलर नहीं होना चाहिए, उसके बहुत सारे उसमें रूल्स रेगुलेशन है। तो नाम का मीनिंग किसी और वर्ड में उटपटांग नहीं होना चाहिए, मतलब किसी और भाषा में, किसी और लैंग्वेज में। तो इसलिए वो सब बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नेम चॉइस जो भी चूज करना हो आपको उसका, उसमें से। उसके बाद आता है सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन का मतलब बेसिकली यहाँ पे जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उसका आपका एड्रेस यहाँ दिया जाता है। इस क्लॉज में वही लिखा रहता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है वो लिखा रहेगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, नाम से क्लियर है, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों आपने कंपनी खोली है, कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा, तो उस ऑब्जेक्टिव को आप यहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज में। फिर है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में आप क्या लिखते हैं, लाइबिलिटी लिखते हैं अपने मेंबर्स की। तो बेसिकली लाइबिलिटी क्या होती है, उनकी मेंबर्स की होती है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड शेयर्स। जितना उनका शेयर्स का वैल्यू अनपेड होगा केवल उतने वो जिम्मेदार हैं, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। और एक होता है कैपिटल क्लॉज।
कैपिटल क्लॉज में आप बताते हैं कि आपका पेड अप कैपिटल क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है। कैपिटल के भी 4-5 टाइप होते हैं ना, ऑथोराइज्ड, फिर इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, ये सब क्या है, तो वो आपको बताना होगा, कैपिटल क्लॉज के अंदर लिखना होगा। इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहा जाता है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है मौजूद। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसमें बेसिकली रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट लिखे होते हैं, यानी आपके बिजनेस के अंदर चलेगा क्या, किस तरीके से आप नियम कानून बनाए हैं, वो नियम कानून आप यहाँ लिखते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। इसीलिए इसको डॉक्ट्राइन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट भी कहा जाता है, इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी कहा जाता है इसको, बहुत सारे नाम है इसके। तो बेसिकली इसमें हम क्या लिखते हैं, डिफाइंस द ड्यूटीज, राइट्स एंड पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके भी ड्यूटीज और राइट्स और पावर्स को बताता है। साथ ही साथ ये क्या बताएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, उसको यहाँ सब लिख दो। अब इसके अपने कुछ कंटेंट, इससे ज्यादा भी कंटेंट है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वाले यहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। पहला हो गया अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपका कितना रहेगा। ठीक है, दूसरा हो गया राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की राइट क्या है। उसमें भी कई सारे कैटेगरी होते हैं, आपके पास कई सारे कैटेगरी होते हैं शेयर होल्डर्स के, कॉम्युलेटिव वाले हैं कि नॉन कॉम्युलेटिव हैं, तो कौन से वाले हैं, वो सब आप देख लीजिए। उसमें उसमें से उनके कौन कौन से राइट हैं वो यहाँ लिखा है। फिर अलॉटमेंट प्रोसीजर क्या होगा, आप शेयर जब अलॉटमेंट करेंगे तो उसका क्या स्टेप्स होंगे, कैसे आप अलॉटमेंट करेंगे, अगर कितने दिन में करेंगे, कितना टाइम पीरियड लगेगा, वो सब लिखा रहेगा। फॉरफीचर एंड रीइशू का प्रोसीजर, जब शेयर्स, अगर आपका किसी ने शेयर्स नहीं दिया है तो आप उसके शेयर्स को क्या करते हैं, फोरफीट कर लेते हैं, उसको पहले नोटिस दिया जाता है, ऐसे नहीं कर लेते हैं, कई बार नोटिस दिए जाते हैं, उसका एक टाइम पीरियड होता है, कंपनीज एक्ट में बिल्कुल अच्छे से बताया गया है कितना टाइम देना पड़ता है, कितनी बार नोटिस नोटिस आपका रिटर्न होना चाहिए, कितने फ्रीक्वेंटली नोटिस, कितने नोटिस भेजनी है। उन सब के बावजूद अगर वो नहीं देता है पैसा तो उसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया जाता है, मतलब जब्त कर लिया जाता है और उसको फिर से रीइश्यू कर दिया जाता है। उसके क्या प्रोसीजर्स हैं वो यहाँ। फिर सिलेक्शन ऑफ एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को कैसे सेलेक्ट करना है, किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, कैसे उनको हटाना है तो किस बेसिस पे रिमूवल होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे वो। और फिर आखिरी आपका प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी बंद करना, वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद होती है। जब कंपनी बंद होती है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे उस केस में, वो सब यहाँ इंटरनल, क्योंकि ये सब इंटरनल पार्ट ही है कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड, इसलिए आर्टिकल्स में लिखे जाते हैं। आखिरी है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट इनवाइट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इनवाइट करता है पब्लिक से डिपॉजिट्स को। अब इसके कुछ अपने कंटेंट हैं, जैसे इसमें क्या क्या होता है, कंपनी का नेम एंड एड्रेस, ऑब्जेक्टिव क्या होगा कंपनी का, डायरेक्टर्स का शेयर कितना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ डायरेक्टर्स, अमाउंट कितना, एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म है, ये डबल पी एल मैंने लिख दिया है, और ये अलॉटमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, ये डबल एल ओ टी। जो बच्चे शेयर्स आप 12th में पढ़ेंगे उसमें आप समझ जाएंगे, उसमें ये सब चीज़ें आएंगी बार बार। तो अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट में कितना लिया आपने, फिर अंडर राइटर्स का नाम, बैंकर्स का नाम, क्योंकि भाई आप शेयर इशू करेंगे तो आपने किसी अंडर राइटर या ब्रोकर को चुना होगा, उसका नाम, कौन से बैंक में आपका डिपॉजिट जाएगा उसका नाम। ठीक, तो ये सब पूरा रहा हमारा एक फुल फ्लेज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपका कंपनी के स्टेजेस का और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का। आई होप सबको बेहतर समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका नोट्स बना लीजिए। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना लेसन नंबर 3 पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल इंटरप्राइजेस को नेक्स्ट वीडियो से।